ठीक है चलो, तो बायो में हम लोग का छोड़े हुए पार्ट को अब कंटिन्यू करते हैं भाई। हो गया, बहुत बहस हो गया, आगे समझो। पिछले वाले क्लास में कहाँ पे हम लोग छोड़ करके आए थे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के कौन से फेज तक पहुंचे थे उसको? हाँ हाँ, फ्री माइक्रो, अच्छा फ्री माइक्रोस्पोर बना चुके थे। ठीक, वहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो आगे अब, तो फ्री माइक्रोस्पोर बन गया है। क्लियर, वहां तक का सारा चीज याद हो गया होगा। जबरदस्ती सिर ना हिलाओ, पूछना चालू करूंगा एक एक करके। याद हुआ है? हाँ कि ना? हो गया है। ठीक, तेरा की है, मतलब कल पढ़ के आई है। हाँ बता, माइक्रोस्पोर जो आया इसका प्लॉइडी बता। डिप्लॉयड होता है, ठीक। बोल माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी। डिप्लॉयड, माइक डिप्लॉयड। पीछे सारा ज्ञान ऐसे ले करके ऐसे भगवान को समर्पित कर दिया। पैदलों, कल जब तुमको बताया गया है कि माइक्रोस्पोर जो है वो दो मियोसिस के प्रोसेस, मियोसिस एक ही होता है, कितने मियोसिस होते हैं? एक। वो दो स्टेप में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। वहां पे स्पेसिफाई करके लिख लेना, समझे? उसमें स्पेसिफाई करके लिख लेना कि ये जो मियोसिस 1 मियोसिस 2 है, ये एक ही मियोसिस है, उसके दो फेजेस है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्लियर? तो कितने मियोसिस में माइक्रोस्पोर बनता है बोलने से एक ही मियोसिस में बनेगा। क्लियर? वो दो स्टेप में चलेगा। पहले स्टेप में माइक्रोस्पोर डायाड बनेंगे, मतलब दो माइक्रोस्पोर। उसके बाद फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, जिसमें कि हो जाएंगे चार माइक्रोस्पोर। क्लियर? और चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो फॉर्म हुए हैं, ये चारों ही फंक्शनल है। ये चारों ही फंक्शनल है, बोलने का मतलब चारों ही पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए कैपेबल है। समझे इतना? क्लियर? ठीक, तो आगे देखो अब। हम लोग लेते हैं यहां से एक फ्री माइक्रोस्पोर। देखो ध्यान से, पहले पहले समझ लो पूरा, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो बहुत कम लिखेंगे, डायग्राम से ही सारा कुछ समझना है। ये क्या हो जाएगा? फ्री माइक्रोस्पोर। क्लियर? चल तो मेरे को बता, तो जब हम लोग से वो जो क्या बोलते हैं उसको, नए नए सेल्स बना रहे थे ना, क्या था वो? स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स जो थे, वो आपस में कनेक्टेड थे। क्लियर? तो आपस में उनको कनेक्ट करके रखने के लिए कौन सा एंजाइम वहां पे यूज हुआ गया? बाजू, हाँ कौन सा लेयर था वहां पे? कैलोस लेयर। क्लियर? तो वहां का एक लेयर याद रखना है उसको, कैलोस लेयर। अब आगे देखो, फ्री माइक्रोस्पोर जब ये फॉर्म हो गया, ठीक, तो फ्री माइक्रोस्पोर जब फॉर्म हो जाता है, तो फिर इसके ऊपर में एक और लेयर आता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलेंगे उसको? स्पोरोपोलेनिन। क्लियर? स्पोरोपोलेनिन। तो इसके ऊपर में अब स्पोरोपोलेनिन जो रहता है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है? माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर के ऊपर में स्पोरोपोलेनिन जो है, ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसके ऊपर में किसका डिपोजिशन होता है? स्पोरोपोलेनिन का। इसको बोलेंगे हम लोग स्पोरोपोलेनिन। क्लियर? स्पोरोपोलेनिन का इसके ऊपर में एक लेयर डिपोजिट हो गया। जब ये पहले यहां पे था, क्लियर, तो इसका ये तो अभी सेल ही है, अरे ये सेल ही है ना, तो इसका जो सेल है, इसका जो सेल वॉल रहता है, वो किसका बना हुआ रहता है? किसका बना हुआ रहता है? हाँ, सेल्यूलोज का नहीं होगा भाई। किसका? पेक्टिन और किसका किसका बना रहता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन का। पैदलो, किसका बना हुआ रहेगा यहाँ पे? सेल्यूलोज और पेक्टिन का। क्लियर? तो इसका जो सेल, इसका जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये किसका बना हुआ रहेगा तुम्हारा? किसका बना हुआ रहेगा? सेल्यूलोज और पेक्टिन का। अब उसके ऊपर में किसका डिपोजिशन हो गया है? स्पोरोपोलेनिन का। क्लियर है? जब ये ऊपर में एक डिपोजिशन हो गया है,
एक काम करते हैं, एक और डायग्राम इसमें से हम लोग देखते हैं, इधर आगे ध्यान से देखते हुए चलो, वहां पे हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और सबको हम लोग यहाँ एक ही डायग्राम पे बनाते हुए चलेंगे। क्लियर? तो ध्यान से देखते हुए चलो, इसको हम लोग एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया मान लो स्पोरोजिनस सेल या माइक्रोस्पोर, प्री माइक्रोस्पोर पहला। ठीक, अब होगा क्या, इसमें तो एक न्यूक्लियस है, इसमें तो एक न्यूक्लियस होगा। क्लियर? इसके ऊपर में डिपॉजिट हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन। इस हिसाब से इसके ऊपर में स्पोरोपोलेनिन डिपॉजिट हो गया। क्लियर? इस फेज में पहले जब स्पोरोपोलेनिन इसके ऊपर में डिपॉजिट नहीं हुआ था तो इसका एक सिंगल लेयर था। क्लियर? इसका एक सिंगल लेयर था जो कि सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ था। क्लियर? जब इसके ऊपर में स्पोरोपोलेनिन आ चुका है तो अब इसके दो लेयर्स हो चुके हैं, एक इनर लेयर जो व्हाइट कलर में तुमको दिख रहा होगा और एक येलो कलर में जो दिख रहा है, इसके बाहर में स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन। क्लियर? अब इसके अलग अलग नाम हो जाएंगे, बाहर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्साइन। क्लियर? बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्साइन। और इनर लेयर को यहाँ पे बोला जाता है इंटाइन। इनर लेयर को क्या बोला गया है? इंटाइन। क्लियर हुआ? इतना इतना समझ में आ गया रहेगा। अब देखो, ये जो स्पोरोपोलेनिन रहता है ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। देखो बीच बीच में गैप तुमको दिख रहा होगा। क्लियर? तो बीच बीच में जहां पे गैप छूटे हुए रहते हैं इसको बोलते हैं जर्म पोर्स, इसको बोला जाता है जर्म पोर्स। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब सुनो आगे, देखो एक्साइन हो गया, इंटाइन हो गया, जर्म पोर हो गया। यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो होता है, बुक में तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा, ये जो होता है, जो भी ये कंपाउंड है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मोस्ट रजिस्टिव एंजाइम होता है, या कंपाउंड होता है। मतलब इतना ज्यादा रजिस्टिव है कि इसको ना एसिड इसको गला सकता है, ना कोई बेस इसको डिग्रेड कर सकता है, ना ही इसको आग जला पाएगा। मतलब अमर है, समझो, समझे? ये तुम्हारे बुक में लिखा, बाकी ऐसा है नहीं। इसको भी अगर हाई टेम्परेचर, जितना टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अगर इसको उन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए तो आराम से डिग्रेड कर सकते हैं। आराम से तो नहीं कर पाएंगे लेकिन डिग्रेड हो जाएगा। ठीक, हाई टेम्परेचर अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये डिग्रेड हो जाता है। हाई कंसंट्रेटेड, बहुत ही ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड एसिड का अगर यूज किया जाएगा तो भी डिग्रेड हो जाएगा ये। बट तुम्हारे बुक में लिखा हुआ मिलता है कि ये किसी से भी डिग्रेड नहीं होता, तो तुमको यही लिखना पड़ेगा। समझे इतना? तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट रजिस्टिव कंपाउंड ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इससे ज्यादा और रजिस्टिव है ही नहीं बुक के हिसाब से। समझ में आ गया ये? क्लियर? तो यहाँ पे किसका डिपोजिशन हो गया? यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन का बन जाएगा इतना, बन जाएगा इतना। आगे देखो, स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होने के बाद अब इसमें फिर सेल डिवीजन होता है एक बार और। देखो ध्यान से, अब इसमें एक बार और फिर से सेल डिवीजन होता है। पहले सेल डिवीजन होता तो माइटोसिस हुआ था कि मियोसिस हुआ था? मियोसिस हुआ था। अब इसका जो प्लॉइडी है ये कितना हो गया है? एन। अब ये हैप्लॉइड बन चुका है, पहले डिप्लॉइड था, मियोसिस हो गया तो ये हैप्लॉइड बन गया। हैप्लॉइड बनने के बाद अब आगे के सारे तो हैप्लॉइड ही होंगे ना। तो हैप्लॉइड अगर आपस में फिर टूटना चाहता है, हैप्लॉइड अगर कोई सा सेल फिर टूटना चाहता है तो क्या करेगा? मियोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा? क्या करेगा? क्या? माइटोसिस। क्या करेगा? क्यों? क्यों क्या करेगा? माइटोसिस। क्यों? सेल डिवीजन। तो भाई वो तो मियोसिस में भी होता है। हाँ बोलना, अरे अपना ही क्लास है भाई, कहीं बात लिख नहीं हो, टेंशन ना ले। बोल, सोच सोच, बोल। हाँ, मैं क्या पूछा? यहाँ पे माइटोसिस ही सेल डिवीजन क्यों करेंगे, मियोसिस क्यों नहीं करेंगे? आधा हो चुका है और उसको आधा क्या बनाओगे? अगर मियोसिस हुआ तो मियोसिस सेल डिवीजन का मतलब होता है रिडक्शनल सेल डिवीजन। जो भी सेल्स के क्रोमोसोम्स नंबर रहेंगे वो आधे रिड्यूस हो जाएंगे। आधे से और क्या रिड्यूस करोगे? पैदल हो गया ना वो। अब हम लोग को जो नया सेल बनाना पड़ेगा वो पुराने सेल का कॉपी बनाना पड़ेगा। समझे? और ये अपने आप में हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड का एक हैप्लॉइड बनाना है हम लोग को, तो माइटोसिस करना पड़ेगा, सिंपल। क्लियर? अभी हालांकि हम लोग आगे में देखेंगे कि सेल कॉपी कैसे होते हैं या फिर रेप्लिका बनाया कैसे जाता है डीएनए का। तो ये समझ में आएगा ये? क्लियर? तो यहां से फिर ये क्या परफॉर्म करने वाला है? माइटोसिस।
क्लियर, माइटोसिस करेगा। तो माइटोसिस जब करता है तो देखो ध्यान से अब होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहला तो ये हो गया सेल, हो गया, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब यहाँ पे सबसे पहला होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोलने का मतलब दो न्यूक्लियस फॉर्म होंगे। न्यूक्लियस फॉर्म करवाने के लिए अब तो ये सेल डिवीजन करने वाला है, तो सेल डिवीजन करने के लिए वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं, और वैक्यूल्स जो रहते हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। सब पिछले साल का है भाई, थोड़ा मोड़ा याद करने की कोशिश करो। वो जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं सारे के सारे ऑर्गेनल्स को पकड़ेंगे और खींच खींच करके दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तब एक पार्ट जो रहेगा वो एक पोल के साइड जाता था, और दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे पोल के साइड जाता था। फिर सेल मेम्ब्रेन जो रहता था वो डिवाइड हो जाता और फाइनली दो सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाते थे। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो सेम वैसे यहाँ पे भी सेल डिवीजन करवाने के लिए वैक्यूल्स फॉर्म होगा, वैक्यूल्स फॉर्म होगा तो वो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, और स्पिंडल फाइबर फिर क्या करेगा, यहाँ से सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस करवाएगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। क्लियर हुआ। तो देखो माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा तो ये जो है दो न्यूक्लियस पहले बनेंगे, एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक न्यूक्लियस और बन गया ये, ठीक। ये जो सेल डिवीजन यहाँ पे हो रहा होता है ये एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन होता है। मतलब सिमेट्रिकल सेल डिवीजन कब बोलते हैं, जब दो सेम टाइप के सेल्स बने। जैसे मान लो यहाँ पे एक ये सेल ले लिए, यहां से सेम टाइप के दो सेल्स बनेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल सेल डिवीजन। क्लियर। एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन तब बोला जाएगा जब इसमें से एक सेल छोटा हो जाए दूसरा सेल बड़ा हो जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जो दोनों को अलग कर रहा हो। क्लियर। तब के केस में हम लोग सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। तो यहाँ पे कैसा सेल डिवीजन होता है, एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होगा। कैसा सेल डिवीजन होगा, एसिमेट्रिक। क्लियर हुआ। तो कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद फिर साइटोकाइनेसिस भी होगा। प्रोसीजर मैं और नहीं बता रहा, याद हुआ प्रोसीजर। सबसे पहला यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूल फॉर्म होगा। वैक्यूल क्या जनरेट करता है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फिर इसमें से कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस करवाएंगे। क्लियर, ठीक है। देखो अब तो यहां से दो दो न्यूक्लियस बन गए, इस न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन घेर लेगा, इस न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन घेर लिया। क्लियर, इतना समझ में आया। इस न्यूक्लियस को जब मेम्ब्रेन घेर लेगा तो इसका जो शेप बनता है ये भी स्पिंडल शेप में बनता है। कौन से शेप में रहने वाला है, स्पिंडल शेप में। इतना समझ में आया, इतना अभी अभी के लिए भूल जाओ स्पिंडल शेप। ये समझ में आया क्या। सबसे पहले क्या था, एक एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से क्या हो गया, दो न्यूक्लियस बन गया। सेकंड न्यूक्लियस का एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन उसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा। तो ये अंदर में ये जो तुमको येलो कलर में दिख रहा है ये अपने आप में एक सेल है, और ये बाहर में ये जो बड़ा सा गोला दिख रहा है ये भी क्या है, अपने आप में एक सेल है। तो यहाँ पे तुमको दो सेल दिखेंगे, एक सेल अंदर में है, क्लियर, और एक सेल बाहर में, ये पूरा बड़ा सा सेल। क्लियर। अब बड़े से सेल को देख लो, ये इतना क्लियर हो गया। तो अब ये पूरा का पूरा ये कितने सेल है, यहाँ पे दो सेल है। कितने सेल है, दो सेल्स है। क्लियर हुआ। इस सेल स्टेज को बोला जाता है टू सेल्ड स्टेज, इसको क्या बोला जाता है, टू सेल्ड स्टेज। क्लियर, टू सेल्ड स्टेज। अब ध्यान दो 60% केस में बुक में बकायदा मेंशन किया हुआ है, इन 60% केस 60% के केस में होगा क्या, ये जो तुम्हारा फॉर्म हुआ है। क्लियर। एक चीज और समझ लो, ये फ्री माइक्रोस्पोर जो है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे प्री मैच्योर गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, प्री मैच्योर गैमेटोफाइट। ये हो जाएगा प्री मैच्योर गैमेटोफाइट। क्लियर। और ये जो बना हुआ है स्पोरोपोलेनिन का, इसके ऊपर में लेयर आ जाएगा। ये जो फॉर्म हुआ है वो नहीं, ये जो फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग मैच्योर गैमेटोफाइट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैच्योर गैमेटोफाइट। क्लियर। चल बोल, गैमेटोफाइट और गैमेटो में क्या डिफरेंस होता है। हाँ कुछ तो करेगा, सोच सोच सोच, बाजू। नहीं पता है कि याद नहीं आ रहा है, पता ही नहीं है।
मैं पूछा गैमेट्स और गैमेटोफाइट में डिफरेंस क्या है? नहीं पता? नहीं। हाँ अब आया, याद आया? नहीं। देखो, गैमेटोफाइट जो रहता है वो गैमेट का प्री स्टेज होता है। क्लियर? गैमेट का प्री स्टेज होता है। गैमेटोफाइट जो रहते हैं यही आगे डेवलप करके क्या फॉर्म करने वाले होंगे? गैमेट फॉर्म करने वाले होंगे। बात समझे इतना? क्लियर हुआ? तो ये क्या है? गैमेट है। इसके बाद जब आगे के स्टेज में हम लोग चलेंगे वहां पे इसका ये जो सेल दिख रहा है ना, ये क्या फॉर्म करेगा? ये गैमेट फॉर्म करेगा। समझे? यही गैमेट बनने वाला है आगे चल करके। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? गैमेटोफाइट, क्योंकि यही गैमेट को फॉर्मेशन करवाने वाला है, या इसी का जो नेक्स्ट स्टेज आने वाला होगा वही क्या बनेगा तुम्हारा? गैमेट बनेगा। क्लियर? तो गैमेट जो रहता है वो एक्चुअली पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन में। ठीक है? फ्यूजन गैमेट्स ही करते हैं, और गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाला जो सब्सटेंस या फिर जो चीज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। क्लियर हुआ ये? तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड गैमेट्स। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया हुआ है? ये एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन कर लिया। ये स्टेज 60% केसेस में, 60% केसेस में, इन 60% केसेस ये जो टू सेल्ड स्टेज है इसी में एंथर जो रहता है वो बस्ट कर जाएगा, मतलब फटेगा। और ये एंथर जो रहता है ये कहां पे पहुंचा दिया जाता है? ये एंथर कहां पहुंचा दिया जाएगा? अरे भाई फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास पहुंचाया जाएगा, स्टिग्मा के पास। कहां पे पहुंचाएंगे इसको? स्टिग्मा के पास। तो 60% केस में टू सेल्ड स्टेज में ही एंथर जो रहता है ये कहां पे पहुंचता है? स्टिग्मा के पास। क्लियर? क्लियर? बाकी कितना परसेंट बचा? 40%। तो 40% केस में होगा क्या? आगे देखो, इन 40% केस, 40% केस में होगा क्या? देखो, ये जो सेल है ये वापस से माइटोटिक सेल डिवीजन करेगा, और माइटोटिक सेल डिवीजन करने के बाद इसी का एक और कॉपी बना लेगा। तो देखो अगले ध्यान से, चलो ये क्लियर हुआ। अब ये जो है, अब इसमें तुमको कितने सेल दिख रहे हैं टोटल? कितने कितने दिख रहे हैं? 3 ना। एक तो हो जाएगा बाहर का अपना खुद का सेल, और अंदर में 2 और फ्लोट कर रहे हैं इसके अंदर में। क्लियर है? तो ये हो जाएंगे टोटल 3 सेल्स। तो इसको बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? 3 सेल्ड स्टेज। क्लियर? तो 40% केस में 3 सेल्ड स्टेज जब पहुंच जाता है, तब जब पहुंच जाता है तो हम लोग इसको, तब ये क्या होता है? बस्ट होगा, और ये पहुंचाया जाएगा किसके पास में? फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। क्लियर? और बाकी 60% केसेस में जब ये 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज में रहता है तभी अंतर बस्ट कर जाएगा, और ये पहुंचाया जाएगा किसके पास? फीमेल ऑर्गन के पास। इतना समझ में आया? क्लियर? अब समझो ध्यान से, अगर ये इसी स्टेज में ही फीमेल ऑर्गन के पास पहुंचा दिया गया तो फिर इसका ये जो सेकंड माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ है ये कहां पे होता है? स्टिग्मा के ऊपर। क्लियर? कहां पे होगा ये? स्टिग्मा के ऊपर। और वहां पे ये फिर 2 सेल्ड स्टेज से कौन सा सेल्ड स्टेज में पहुंचेगा? 3 सेल्ड स्टेज में। और तब जाकर के फिर यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आया बात समझे इतना? क्लियर हुआ? क्लियर? तो 60% केसेस में क्या हो रहा है? 2 सेल्ड स्टेज में ही पोलन ग्रेन कहां पे का पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है? और 3 सेल्ड स्टेज में 40% केसेस में होता है। अगर 2 सेल्ड स्टेज में ये अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास पहुंचाया गया रहेगा तो वहां पे माइटोटिक सेल डिवीजन एक और होगा, और उसके थ्रू जो 2 सेल्ड स्टेज है ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है, 60% केसेज में 2 सेल्ड स्टेज से 3 सेल्ड स्टेज किसके ऊपर में होगा? स्टिग्मा के ऊपर। क्लियर? और 40% केस में 2 सेल्ड स्टेज से 3 सेल्ड स्टेज एंथर के अंदर में ही कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। आया इतना समझ में बात? इतने में कोई डाउट नहीं? ये पूरा क्लियर हो गया? स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाओ डायग्राम, ऐसे ही बनाओ डायग्राम। जल्दी करो, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी करो भाई। इसमें एक काम करो, छोटे छोटे चीजों को यहीं पे लिखते हुए चलो। जैसे यहाँ पे फिर माइटोसिस हुआ है,
तो माइटोसिस में यहीं पे लिख दो इसमें एसिमेट्रिक डिवीजन। एसिमेट्रिक डिवीजन हो गया, क्लियर। और यहाँ पे जो गैमेटोफाइट बन करके रेडी हुआ है इसी को हम लोग मैच्योर गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, ठीक। छोटे छोटे चीजों को यहीं पे लिखते हुए चल। इन सब का प्लॉइडियन है, सबका प्लॉइडियन। सभी के प्लॉइडियन। इतने को ही करो, पैदल में लिखेंगे अभी आगे, अगले वाले पेज में बनाया है ना एक तो सेल, हाँ उसमें लिखेंगे सारा डिटेल। पहले स्टेप्स तो लिख लो पूरा। हो गया क्या? हो गया सबका? देखो भाई यहां से आगे देखो अब, तो ये तो हो गया ये पूरे सेल, मतलब ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन ही है अब, क्लियर। तो ये पोलन ग्रेन तक पहुंचने तक का पूरा प्रोसेस। अब देखो इसमें से हम लोग किन किन चीजों को क्या क्या बोलते हैं, किसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है, सब अब हम लोग देखेंगे अगले वाले डायग्राम में। ये जो हम लोगों ने फॉर्म किया हुआ था इसमें अब देखने वाले हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे हुआ क्या है, दो सेल्स में, तो इसको टू सेल स्टेज में ही छोड़ दो, ठीक। थ्री सेल स्टेज में तो समझ जाओगे, बाकी उसमें तो एक सेल और एक्स्ट्रा ही आया हुआ है, तो इसमें टू सेल स्टेज में इसको छोड़ेंगे, देखो ध्यान से। क्लियर, ये हो गया इतना। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, वेट लिखना भी है यहीं पे। देखो तो ये हो गया तुम्हारा पोलन ग्रेन, अभी ये टू सेल स्टेज में है, क्लियर। इसमें सब किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, ध्यान से एक एक करके पूरा लेबलिंग के साथ में यहीं पे चिपकाते हुए चलना। ये तो एक्साइन इंटाइन हो गया, जम्प हो गया। जम्प किसको बोल रहे हैं, स्पोरोपोलेनिन जो है वो बीच बीच में छोटा छोटा गैप रहता है, क्लियर। क्यों रहता है बोलने से अब समझो, अगर ये बाहर का लेयर बनाया हुआ है और पूरे दुनिया का सबसे रजिस्टिव एलिमेंट है, तो ये तो कोई भी इसको भेद नहीं पाएगा, फिर तो कहीं पे भी इसमें आने आने का रास्ता ही नहीं बचेगा। तो पोलन ग्रेन तो अंदर में बचेगा ना, जो गैमिट है, मेल गैमिट है, वो कहां पे रहेगा, अंदर में, उसको तो बाहर निकालना है। अगर ये पूरा पैक्ड रहेगा तब के केस में पोलन जो गैमिट है वो बाहर ही नहीं आ पाएगा, क्लियर, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से स्पोरोपोलन के बीच बीच में क्या रहते हैं, गैप्स रहते हैं, ताकि जो मेल गैमिट है वो अंदर से बाहर आ पाए, क्लियर। इतना क्लियर हुआ, इतना समझे। आगे देखो, पहला लेयर जो एक्साइन है, एक्साइन कैसे होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। एक्साइन कैसे होता है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस। वेट, ये डिसकंटिन्यूअस होता है एक्साइन। किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना हुआ है एक्साइन, स्पोरोपोलेनिन का। ये हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन हो गया, ये समझ में आया। आगे इंटाइन जो है, इंटाइन, इंटाइन किसका बना हुआ है, सबसे पहला तो ये कंटिन्यूअस होता है। इंटाइन कंटिन्यूअस होता है, बीच में कहीं पे गैप दिख रहा है क्या तुमको, नहीं ना, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये किसका बना हुआ रहता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का पैदल अभी अभी तो देखे थे। ये इंटाइन किसका पार्ट है, इंटाइन किसका पार्ट है, जो हम लोग फ्री माइक्रोस्पोर देखे हुए थे, अरे देखे थे ना, ये वही है। उसके ऊपर में बस एक लेयर डिपॉजिट हो गया, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्पोरोपोलेनिन। आगे सेल्यूलोज और पेक्टिन, क्लियर। ये सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ रहता है, इतने में कोई डाउट। ये दोनों हो गया कंप्लीट। अब देखो आगे ध्यान से, ये जो बाहर में बड़ा सा सेल दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल। इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। और अंदर में जो तुमको छोटा सा सेल दिख रहा है इसको बोला जाता है जनरेटिव सेल।
इसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। यही जनरेटिव सेल जो रहता है ये फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है, इसी को बोलते हैं मेल गैमेट, यही मेल गैमेट है, समझे, यही जाएगा फ्यूजन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये जनरेटिव सेल हो गया। क्लियर, क्लियर इतना। अब ध्यान दो, जो वेजिटेटिव सेल है, अब इसका कुछ कुछ फंक्शंस होने चाहिए। इसके पास देखो ये बड़ा सा लार्ज एरिया है और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या भरा हुआ रहता है, साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। क्लियर, और ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, ये जो जनरेटिव सेल है इसको। क्लियर है, तो इसके सारे फंक्शंस इसी में लिखो भाई। फिर कहाँ लिखें इसको, यहाँ आ जाएगा क्या, आ जाएगा बेट। ये पूरा जो सेल है बड़ा सा, इसको बोल रहा है वेजिटेटिव सेल। ठीक, वेजिटेटिव सेल, इसके लिए क्या हो जाएगा, रिच इन, पहले तो लिखो डेंस साइटोप्लाज्म, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। दूसरा, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स रिच है, और ये क्या करेगा, प्रोवाइड्स नॉरिशमेंट टू, या फिर नॉरिश किसको, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल को। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू जनरेटिव सेल। प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू जनरेटिव सेल। क्लियर इतना, क्लियर। अब जो जनरेटिव सेल है ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट इन फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। क्लियर, तो पार्टिसिपेट इन फ्यूजन। क्लियर इतना, ठीक। और क्या छूटा, हो गया क्या पूरा, हो गया ना इतने में। ठीक, एक जर्म पोर्स के लिए लिखने वाले रहेंगे, अगर किसी भी, क्या बोलना चाहिए वो, आउटर लेयर को क्या बोल रहे हैं इसमें से, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन के बीच बीच में अगर गैप जो है, ये अगर एक सिंगल गैप होता है, जर्म पोर अगर नंबर 1 है, मान लेते हैं यहाँ पे जर्म पोर जो है ये अगर एक है, एक जर्म पोर रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉल्पेट, इसको क्या बोलते हैं, मोनोकॉल्पेट। क्लियर, दो जर्म पोर्स रहेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, बाइकॉल्पेट या डाइकॉल्पेट। तीन जर्म पोर्स रहेंगे तो उसको ट्राइकॉल्पेट बोलेंगे। तो 1 के बाद बाकी को मल्टीकॉल्पेट भी बोल सकते हो। क्लियर, बाकी बहुत ज्यादा नहीं रहते, 3 या 4 जर्म पोर्स तुमको देखने के लिए मिलने वाले होंगे मैक्स टू मैक्स। क्लियर, तो 1 को क्या बोलते हैं, मोनोकॉल्पेट। क्लियर, अगर दो जर्म पोर्स हुए तो इसको बोलेंगे डाइकॉल्पेट, 3 हुए तो इसको बोला जाएगा ट्राइकॉल्पेट। इतने में कोई डाउट, इतना पूरा क्लियर हुआ, कौन से पार्ट को क्या बोला जा रहा है, कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए नाम को एक साथ नहीं किए। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने फॉर्मेशन देख लिया कि कहां से कहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के बाद सारे पार्ट्स को फिर यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया गया। कोई डाउट इसमें और नहीं, पूरा छापो, जल्दी छापो भाई पूरा, थोड़ा जल्दी स्पीड में लिखोगे, आज कम से कम ये मेल गैमेट वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, इसको छोड़ना ही नहीं है आज। वेजिटेटिव सेल जो, इसमें ये जो वेजिटेटिव सेल है याद रखना, ये जो वेजिटेटिव सेल है ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर, और गैमेट प्रोड्यूस कौन करेगा बोलने से, गैमेट प्रोड्यूस करता है जनरेटिव सेल। क्लियर, तो इसमें पार्टिसिपेट इन फ्यूजन, या फिर ऐसे लिख लो तो पार्टिसिपेट इन फ्यूजन लिख लो, इसी में एक और लाइन लिख लो, जनरेटिव सेल क्या करेगा, जनरेट गैमेट, जनरेट गैमेट्स। ठीक, यही गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाला, यही गैमेट जनरेट करने वाला। क्लियर, लिखो लिखो जल्दी लिखो भाई, थोड़ा सा पार्ट बचेगा जल्दी फिर खत्म करेंगे। ये जनरेटिव सेल में एक चीज और लिख लेना, कौन सा शेप में, ये स्पिंडल शेप में, बताया नहीं यहाँ पे, तो इसमें लिख लेना स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप हो गया। तो इतने में से हम लोग का मेल गैमेट फॉर्मेशन करवाने का पूरा पार्ट जो है ये हो गया कंप्लीट। क्लियर, इतना हो गया हमारा
कंप्लीट। अब यहाँ से हम लोग पोलन ग्रेन्स के बारे में थोड़ा मोड़ा डेटा दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा याद कर लो, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, फटाफट कर हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगला हेडिंग लगाओ तो, सिग्निफिकेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक, नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स। ठीक, इसके सिग्निफिकेंस देखने हैं, सिग्निफिकेंस, ठीक, इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्लियर। तो सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है इसका बोलने से समझो, इसके दो सिग्निफिकेंस हो गए, एक हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा हो जाएगा नेगेटिव सिग्निफिकेंस। बोलने का मतलब पोलन ग्रेन्स क्या क्या इंपैक्ट डालता है, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं इसके, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होंगे, क्लियर। तो देखो ध्यान से, सिग्निफिकेंस में सबसे पहला इसमें से एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा इसका नेगेटिव सिग्निफिकेंस, क्लियर। क्लियर, पॉजिटिव में होता क्या है समझो, अभी अभी हम लोगों ने देखा पोलन ग्रेन जो था, इसका जो वेजिटेटिव सेल था, इसके पास बहुत ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, क्लियर, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। तो फॉरेन कंट्रीज में जो एथलीट्स वगैरह रहते हैं, वो ये पोलन ग्रेन को एज अ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट लेते हैं, बोलने का मतलब टैबलेट्स वगैरह इनके आते हैं तो उसको खाते हैं, तो उससे क्या होता है, इनके बॉडी को एनर्जी मिलता है, न्यूट्रिएंट रिच है ना, क्लियर। तो इनके क्या बनाए जाते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं, पिल्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो जो एथलीट्स रहते हैं इसको कंज्यूम करते हैं, क्लियर भाई है, क्लियर। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव सिग्निफिकेंस, क्या हो जाएगा इसका, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, वो सब बुक में दिया हुआ है, वो सब समझ में आ जाएगा, क्लियर। कहां पे यूज किया जाता है इसको, बाहर के कंट्रीज में लोग इसको खाने में यूज करते हैं, ताकि उनका जो बॉडी है वो हेल्दी हो पाए, ठीक है, समझे इतना। नेगेटिव इसका सिग्निफिकेंस देखो, नेगेटिव सिग्निफिकेंस में इसका हो क्या जाएगा, समझो, कुछ कुछ पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं वो बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्म होते हैं, इनसे हम लोग को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकता है, ब्रोंकाइटिस मतलब समझ में आता है, जो आगे में देखेंगे डिजीज में ब्रोंकाइटिस होता है, तो ब्रोंकाइटिस ये कॉज कर सकता है, तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है उसको ये डैमेज करने का भी काम कर सकते हैं, तो समझो ध्यान से, इसमें नेगेटिव इंपैक्ट में इसमें क्या आ जाएगा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस मतलब कि सांस से लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसके वजह से हो सकता है, क्लियर। क्लियर, मेरे को बताओ, ग्रास कैरेट को क्या बोलते हैं, ग्रास कैरेट को क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास जो रहता है इसको पार्थेनियम बोला जाता है, पार्थेनियम, क्लियर। अब समझो, ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, पार्थेनियम जो हमारे यहाँ पे आया हुआ था, ध्यान से समझो, अच्छा वो डायग्राम देखे हो क्या पार्थेनियम का, प्लांट, नहीं, अभी दिखाऊंगा, देखे हुए तुमको पता नहीं है कि उसको पार्थेनियम बोला जाता है, ठीक। रेस्पिरेटरी डिजीज करने के लिए कौन सा अभी प्लांट बोले, पार्थेनियम, पार्थेनियम जो था समझो ध्यान से, पार्थेनियम इसको कैरेट ग्रास बोला जाता है, क्लियर। ये हमारे इंडिया का कोई प्लांट नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज का प्लांट होता है, लेकिन जब हम लोग व्हीट इंपोर्ट करवाते थे, मतलब हम लोग व्हीट इंपोर्ट करवाए थे बाहर से, उसी के साथ में इंपोर्टेड व्हीट में ही ये मिल करके आ गया हमारे इंडिया पे, क्लियर। क्या आया था, इसका पोलन ग्रेन आया था, ठीक है। तो जब ये हमारे इंडिया पे आया, तो अब व्हीट आया हुआ है, अब पोलन ग्रेन आया हुआ, तो फैलेगा इधर उधर, समझे, तो वो पूरे के पूरे कंट्री में फैल गया हमारे, ठीक। जहां भी जाओगे घास फूस जहां पे तुमको दिखेगा, वहां पे एक तो कैरेट ग्रास तुमको दिख ही जाता है, क्लियर। तो ये हमारे यहाँ, तो इसका जो पोलन ग्रेन रहता है ये बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है, ये ब्रोंकाइटिस क्रिएट कर देता है, लंग्स इन्फेक्शन कर देगा, तो बहुत सारे इसके कॉजेज, मतलब कि हार्मफुल कॉजेज हो सकते हैं, क्लियर। तो इसमें से क्या आ जाएगा, पार्थेनियम, पार्थेनियम इसको क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास, विथ इंपोर्टेड व्हीट,
क्लियर, व्हीट इंपोर्ट किए हुए थे, उसी के साथ में ये इंडिया आ गया। ठीक, ये रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह बहुत सारे कॉज करता है, लिख लोगे अब ये, समझ में आया? तो इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हो जाएंगे, दो सिग्निफिकेंस, एक हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव सिग्निफिकेंस में से क्या यूज किया जाता है, फूड सप्लीमेंट के जैसा इसको यूज किया जाता है, जिससे कि बॉडी का न्यूट्रिएंट्स या जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इंक्रीज कर पाए। और दूसरा इसका नेगेटिव सिग्निफिकेंस हो जाएगा, नेगेटिव सिग्निफिकेंस में ये रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह कॉज करेगा। ठीक, बन जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, सिग्निफिकेंस ऑफ पोलन ग्रेन। नेक्स्ट लिखो, लिख लिया क्या, लिख, जल्दी लिखो, हुआ क्लियर? ठीक, तो पोलन वायबिलिटी जो है, पोलन वायबिलिटी का मतलब होता है कि ये सरवाइव कितने टाइम तक करता है। तो पोलन ग्रेन जो रहता है ये तो किसी एक सिंगल प्लांट का है नहीं, ये तो दुनिया में जितने प्लांट्स होंगे, फ्लावरिंग प्लांट, सभी के पास पोलन ग्रेन्स हो जाएंगे फिर। क्लियर? तो पोलन ग्रेन्स अगर रहेगा तो सारे प्लांट्स के अलग अलग वायबिलिटी होगा, सारे प्लांट्स के जो रहेंगे पोलन ग्रेन्स अलग अलग टाइम तक सर्वाइव करते होंगे। तो पोलन वायबिलिटी जो रहता है ये फ्यू मिनट से लेकर के मंथ्स तक जाएगा, मतलब महीनों तक इसको हम लोग, मतलब महीनों तक ये वायबल रहेगा। और वायबिलिटी का मतलब ये है कि इसका जो फर्टिलिटी है वो बचा हुआ रहना चाहिए, समझे? इसका मतलब कब तक ये फ्यूजन कर सकता है, कितने टाइम तक ये फ्यूजन कर सकता है, उसके बाद ये वेस्ट हो जाएगा, समझे? उसी को बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। अब देखो ध्यान से, राइस और व्हीट के केस में 30 मिनट का केस लगता है। राइस व्हीट वगैरह जो रहेंगे इनका पोलन ग्रेन 30 मिनट तक ही सर्वाइव कर पाएगा। बोलने का मतलब 30 मिनट के अंदर अगर पॉलिनेशन हो गया तो नया उसमें से ऑर्गेनिज्म निकल करके आएगा, मतलब नया उसमें से सीड वगैरह बनेगा। क्लियर? और अगर 30 मिनट से ज्यादा हो गया तो फिर इसका जो पोलन रहता है वो और वायबल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर? अब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। आ जाएगा समझ में ये? ठीक है, देखो इसके बाद फिर कुछ महीने तक, मंथ्स, कुछ महीने तक होता है। जैसे मान लो 3 फैमिलीज का तुम्हारे बुक में नाम दिया हुआ है। क्लियर? एक होता है लिग्यूमिनोसा फैमिली। क्लियर? और क्या क्या दो दिया हुआ है, एक सोलेनेसी फैमिली दिया हुआ है और एक रोसेसी फैमिली दिया हुआ है। ठीक है, तो रोसेसी फैमिली में क्या क्या आता है, रोज, ये सब आ जाएंगे। क्लियर? लिग्यूमिनोसा फैमिली में क्या क्या आ जाएगा, पी, अरे जो मटर होता है, पीनट्स हो गया, मटर हो गया, ये सब आ जाएंगे लिग्यूमिनोसा फैमिली में। और तीसरा क्या बचा फिर, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में क्या आ जाएगा, टमाटर हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब आ जाएंगे सोलेनेसी, ब्रिंजल हो गया, ये सब सोलेनेसी फैमिली में आ जाएंगे। तो इनके कुछ मंथ तक क्या होते हैं, पोलेंस वायबल होते हैं। ठीक है, तो लिख लेना। और रोसेसी। क्लियर? तो ये 3 फैमिली का नाम दिया हुआ है, इसके जो रहेंगे ये कुछ मंथ तक सर्वाइव कर जाते हैं। इतना क्या समझ में, इतना क्या समझ में? ठीक, आगे एक और टॉपिक बचा हुआ है, पोलन वायबिलिटी हो गया। पोलन वायबिलिटी के बाद नेक्स्ट देखना है हम लोगों को पोलन का प्रिजर्वेशन। पोलन ग्रेन्स को कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, तो पोलन ग्रेन को बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। इसको प्रिजर्व करने के लिए, हम लोग एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको कि बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। समझे? उसको बोलेंगे हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो वर्ड याद कर लो क्योंकि अभी केमिस्ट्री में हम लोग फिर क्रायो पढ़ने वाले हैं। क्लियर? यही वर्ड फिर अभी आने वाला होगा यहाँ। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन बोलने का मतलब ठंडी में रखा जाएगा, और ठंडी में इसको -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करता है लिक्विड नाइट्रोजन। इतना टेम्परेचर किसका होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का। तो लिक्विड नाइट्रोजन में इसको क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। बन जाएगा ये, तो लिखो प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन। क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है।
क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन, ऐसे लिखो, क्रायो प्रिजर्वेशन इन -196 डिग्री सेल्सियस, ये लिख लो, क्रायो प्रिजर्वेशन इन -196 डिग्री सेल्सियस। हुआ, हो गया, बस इतने में तुम्हारा पोलन ग्रेन हो गया कंप्लीट, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब कि ये हो गया हमारा एंड्रोसियम का पार्ट पूरा कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गायनोसियम का, क्लियर है, गायनोसियम। तो गायनोसियम के बारे में कुछ कुछ तो नॉलेज होगा ही होगा, होगा, ठीक, चलो, तो इतना पूरा कंप्लीट हो गया, लिख लिया, इतना इतना तो समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं, तो तुमको क्लैरिटी आ जाएगा कि एक्चुअल में ये हुआ क्या है और कैसे ये दिखता है चीजें। 3D में देख लो डायग्राम थोड़ा सा, तो ये इसी शेप में होता है, ये क्या है, ये एंथर, ये है कनेक्टिव, ये दो लोब्स दिख रहा है ना इधर इधर, तो ये दोनों लोब्स को ये कनेक्ट किया हुआ, ये है कनेक्टिव। आगे ये तो हम लोगों ने देख लिया था, यही उसका ट्रांसफर सेक्शन है, दिख रहा है, ये बाहर से लेकर के अंदर तक ये डिफरेंट लेयर्स बनाया हुआ है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथेलियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपेटम, क्लियर। न्यूट्रिटिव कौन होता है, टेपेटम, उसके पास न्यूट्रिशियस होता है, वो न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। देखो स्टेजेस ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर हो गया, सबसे पहला ये वैक्यूल्स फॉर्म किया, वैक्यूल्स फॉर्म करने के बाद ये दिख रहा है स्पिंडल फाइबर बनाया है, ये सिमेट्रिक स्पिंडल लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये देखो छोटे छोटे तुमको फाइबर्स दिख रहे होंगे, स्पिंडल। अब इसको क्या करेगा, खींचेगा, खींचने के बाद ये एक सेल बना लिया और एक बड़ा सा ये सेल बन गया। छोटे वाले सेल को बोल रहा है जनरेटिव सेल, बड़े वाले सेल को बोल रहे हैं यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, क्लियर। नेक्स्ट ये देखो इस टाइप से होता है, इस टाइप, ये 3D डायग्राम है, ये अंदर का पार्ट हो गया, अंदर में ये तुमको साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा, इसमें से ये क्या हो जाएगा, हाईली न्यूट्रिटिव। उसके बाद फिर ये दो तुमको सेल दिख रहा है, ये दोनों क्या है, जनरेटिव सेल, और ये है न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का, क्लियर। और बाहर में जो येलो कलर का लेयर दिख रहा है तुमको, ये हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन। इस स्पोरोपोलेनिन में यहाँ पे एक होल था या यहाँ पे एक जर्म पोर था, उसी के थ्रू ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या हो रहा है, सॉरी ये जो वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, क्लियर हुआ, ये समझे इतना। आगे ये है पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स जो रहता है वो सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं होते, सारे पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कलरफुल होते हैं। इस टाइप से जो तुमको कलरफुल दिख रहा है, इस टाइप से पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, क्लियर। सबका साइज शेप सब अलग अलग होने वाला होगा, क्लियर है, सारे आइडेंटिकल यहाँ पे नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट ये है पार्थिनियम, ये क्या है, पार्थिनियम नहीं देखे हो क्या, देखे हो ना, वो व्हाइट कलर का, इसके ऊपर में फाइबर्स वगैरह चिपके हुए रहते हैं, तो यही तो है भाई पार्थिनियम, ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये फॉरेन से आया हुआ है, ये है वो पार्थिनियम, देखे हो ना, अक्सर तो घास फूस के जगह में ये तुमको उगा हुआ मिल जाएगा वहां पे, क्लियर। तो ये आया है फॉरेन से, ठीक है भाई। अब ये तो है आपको कार्पसिन, कार्पस ये तो हमारे आगे का टॉपिक है, चलो। तो इतना तो हो गया कंप्लीट, इतने में और कोई डाउट है तो देख लो, फिर इतने में अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो, या कुछ छूटा हुआ है तो बताओ, छूटा तो कुछ नहीं है। देख लो अपना जल्दी, नहीं लगेगा और कुछ, बन जाएंगे अब सारे। स्टेप्स याद रहने चाहिए, नाम याद रहने चाहिए, मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे का जो टॉपिक होने वाला है, आगे का जो टॉपिक होने वाला है उसमें इसी को हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट को आगे में भी यूज करने वाले होंगे, समझे बात, ठीक। चलो तो आज अगर नहीं करना है तो इतने में से तुम्हारा सेशन एंड किया जाए, आज के लिए इतना ही करना था।